बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एशिया कप का टूर्नामेंट 2023 अब जनाब 6 टीमों से 4 टीमों तक आ गया है। सुपर 4 मरहला। पहला मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में टीम पाकिस्तान ने 7 विकेट से कामयाबी हासिल की बांग्लादेश के खिलाफ और अब बड़ा मुकाबला है। सुपर संडे को पाकिस्तान बनाम भारत मैच है और इसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वर्ल्ड कप से पहले ये टीमों को अपने हथियारों को चेक करने का और अपनी अहमियत, अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने का आखिरी मौका है, क्योंकि 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में शुरू हो रहा है। मुकाबला 10 टीमों के दरमियान है और एक कप है। तो इस बार इंग्लैंड की टीम जॉस बटलर की क़यादत में अपने एजाज़ का दिफा कर रही है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब, खुशामदीद कहेंगे। और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और क्या एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की मनसूबाबंदी और हिकमत अमली दुरुस्त सिमत में चल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल मैं रखूँगा अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त साहब के सामने। सिकंदर बख्त साहब, आप आलमी नंबर 1 हैं वनडे क्रिकेट की रैंकिंग में और अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। एक मैच आपको बारिश की नज़र है कि आज मैं पढ़ रहा था कि वो हमारे हाथ से निकल गई, ऑस्ट्रेलिया आ गया है। मेरा मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन चूंकि नेक टू नेक आप चल रहे हैं तो कभी ऑस्ट्रेलिया ऊपर जाएगा, कभी आप ऊपर जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। वो तो चलता रहेगा बिल्कुल। और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये जो रैंकिंग होती है ना, ये ऊपर नीचे होती है। आज ही मैं सुन रहा था कि कहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 आ गई, भी मैंने देखा नहीं उसको उठाकर। तो ये सिलसिले चलते रहेंगे इसी तरह, मगर टाइटल जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम को अपनी एक वैल्यू दिखाने के लिए, अपने उसके नाम के साथ कि एशियन चैम्पियंस हैं, हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं ODI के या T20 के। ये अगर टाइटल लगा हो तो उस टीम की बड़ी बात हो जाती है। तो रैंकिंग को का ऊपर नीचे होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अब्दुल रज़ाक साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि हिकमत अमली आपकी दुरुस्त सिमत चल रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपकी बॉलिंग जो है वो आपकी कामयाबियों की ज़मानत बनी हुई है। ठीक है, नंबर 1 आलमी बल्लेबाज बाबर आजम आपके पास मौजूद हैं, विकेट कीपर रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन आपकी कामयाबियों के मरून मन्नत आपकी फास्ट बॉलिंग है। नहीं, डेफिनेटली देखे, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इसमें रैंकिंग चलो मैटर इतना ज़्यादा नहीं करती जितना कि परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अप टू स्टैंडर्ड होनी चाहिए। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग अगर आप उसमें इंजॉय कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स अपना काम कर रहे हैं, बैट्समैन अपना काम कर रहे हैं, फील्डर टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा बड़ा साइन होता है। और आपको रैंकिंग का इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको हर दिन अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि पास में ऑस्ट्रेलिया ने एक अपना लोहा मनवाया हुआ था, उसी तरह पाकिस्तान को भी पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, और या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके खेले या इंग्लैंड में खेले या साउथ अफ्रीका में, तो परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड है वो इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना चाहिए। हम बात करते रहे सिकंदर बख्त साहब कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहिए, आपको बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो ट्राई करते रहना चाहिए ताकि एक तवाज़ुन जो है बरकरार रहे। लेकिन शायद अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है, क्योंकि अब वो मुकाबलों में आप जा रहे हैं जहाँ पर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे जाएंगे तो जीत के लिए जाएंगे, आपको और कुछ सोचना नहीं है। तो अब आपको फुल स्ट्रेंथ पर जाना होगा। देखो, हम पिछला एक वर्ल्ड कप हार चुके हैं, फिर एशिया कप हम हारे हैं श्रीलंका से जो T20 का था। अब ये एशिया कप एक है आपके सामने और वर्ल्ड कप है, इसमें सारा आपका फैसला हो जाएगा। आपके जो बड़े बड़े टाइटल्स हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, आप दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वो सब कुछ सही है, मगर आपकी टीम को भी जीतना है, आपने टाइटल जीतना है। तो हमने जो भी टीम बनाई है वो तो बना ली है, मगर उसमें बहुत सी खामियां हैं। आप एक दूसरे को हर टीम एक दूसरे की खामियों को आइडेंटिफाई करती है। ये 50 ओवर का मैच है, लंबा वर्जन है। उसके अंदर जैसे हमारे पास स्पिनिंग अटैक इतना मज़ेदार नहीं है, हमारा मिडल ऑर्डर अभी टेस्ट नहीं हुआ, उसको टेस्टिंग टाइम बाकी है। नेपाल के ख़िलाफ़ जो भी रन्स हुए वो उसको मैं नहीं इतना काउंट करूँगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता ज़रूर है छोटी टीम के साथ, मगर बड़ी टीम के सामने आपकी क्या परफॉर्मेंस है वो काउंट होगी। तो अभी तक फ़िलहाल सारी चीज़ें सही हैं, मगर इस एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद ठीक ठाक तरीके से इस टीम का जो है वो कह सकते हैं ना पोस्टमार्टम होना वो होगा। और हम फिर बताएंगे कि इसमें जो हम पहले बात कर रहे थे कि क्या क्या फॉल्ट्स हैं या नहीं हैं, वो सब नज़र आ जाएंगे। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं जीत के बड़े दावेदार होते हैं लेकिन हार यतीम होती है। हमने जो पाली खेले में मैच खेला भारत के साथ, 10 की 10 विकेटें हमारे पेसर्स ने हासिल की। फिर उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम में 9 विकेटें हमारे पेसर्स ने हासिल की। और हमारी जो पेस अटैक है वो इस वक्त एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में टीमों के लिए जो है वो खौफ की अलामत बनी हुई है।
टीमों के लिए जनाब हमारा जो पेस अटैक है वो थरथल्ली बना हुआ है, और जो हमारा इस वक्त पेस अटैक है, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए या नसीम शाह हो गए, उन्होंने इस वक्त तबाही मचाई हुई है। और पाकिस्तान का पेस अटैक जो है वो पाकिस्तान का गेम प्लान ज़रूर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब आपका पेस अटैक, क्रिकेट है, अगर आपका पेस अटैक परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर आप किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल इसलिए कि ये क्रिकेट में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, और मेन है फिटनेस। जो पेसर हैं इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड कप का मतलब होता है कि आपका एग्ज़ाम है। सारी जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो हम परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उसका रिज़ल्ट निचोड़ जो होता है ना, वर्ल्ड कप होता है। तो वहाँ जाके आपने परफॉर्म करना है, वहाँ वर्ल्ड कप जीत के लेके आना है, तो वो असल चीज़ है। और अगर पेस बॉलरों की बात करें तो ये बड़ा मुश्किल होता है। हर मैच में आप उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। हर मैच में कोई बॉलर का अपना एक माइंड सेट होता है, क्योंकि जब एक बॉलर परफॉर्म कर रहा होता है तो उस पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जब वो थोड़ा सा ओवर ट्राई करता है या ओवर क्लेवर होता है तो विकेटें नहीं मिलती। तो ये क्रिकेट में चलता रहता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। पर जिस तरह आपने बात कही कि इंडिया के खिलाफ भी पेसर ने आउट किए, बांग्लादेश के खिलाफ भी, नेपाल के खिलाफ भी, तो ये तो बड़ा अच्छा साइन है। इसको कंटिन्यू रखना। जो जब क्रंच मैचेस आते हैं तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। मोमेंटम अगर आपकी फेवर में जा रहा है तो इसलिए जा रहा है कि आप एफर्ट कर रहे हैं, जान मार रहे हैं। इसी को कंटिन्यू करेंगे तो मोमेंटम जब आपके अगेंस्ट होगा उस वक्त जान मारना, परफॉर्म करना, ये प्लेयर का सबसे बड़ा होता है। चलें, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने ऑलराउंडर की, और मुझे बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि फ़हीम अशरफ 15 रुकनी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 1999 का वर्ल्ड कप आप पाकिस्तान के लिए खेले वसीम अकरम की क़यादत में। 2003 का वर्ल्ड कप आप खेले वक़ार यूनुस की क़यादत में। 2007 का वर्ल्ड कप आप खेले इंज़मामुल हक़ की क़यादत में। 2011 का वर्ल्ड कप आप खेले शाहिद खान आफरीदी की क़यादत में। लेकिन जो आपका 99 का वर्ल्ड कप था, आपकी एक क्रिकेट में एंट्री हुई थी, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह वसीम अकरम ने आपको यूटिलाइज़ किया, टीम मैनेजमेंट ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपको नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। उस बॉलिंग अटैक में अज़हर महमूद थे, उस बॉलिंग अटैक में वसीम अकरम थे, उस बॉलिंग अटैक में शोएब अख्तर थे, लेकिन जो आपका किरदार था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या फ़हीम अशरफ वो किरदार अदा करने में कामयाब रहेंगे? देखिए, पहली बात तो 2007 का मैं वर्ल्ड कप नहीं खेला, अनफिट हो गया था। 83 वर्ल्ड कप खेले गए। पर ये प्लेयर को बनाना होता है। अभी आपको पता होगा जब इंज़मामुल हक़ साहब चीफ सेलेक्टर थे तो इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप था उसमें फ़हीम अशरफ को ड्रॉप कर दिया गया था। वो टीम के साथ थे जब वर्ल्ड कप की टूर चल रहा था इंग्लैंड के खिलाफ। तो जब अनाउंस टीम हुई वर्ल्ड कप की तो उनका नाम नहीं था, तो वहाव रियाज इन हो गए थे। तो ये इस तरह की जो चीज़ें जब होती हैं तो प्लेयर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं ले सकता। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने प्लेयर को बनाना होता है। और ये जो क्रिकेट ऐसी है, अगर आप किसी को ड्रॉप करते हैं तो वो मेंटली डिमोरलाइज होता है प्लेयर। तो अब इसको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको कंटिन्यू रखें, उसको एक स्पेस दे दी जाए कि आपका ये रोल है। अब ये नहीं कि एक मैच में फ़हीम अशरफ ने नहीं कुछ किया तो उसको ड्रॉप कर दिया जाए कि जी हमारे पास ऑप्शन दूसरी है। अगर विकेट स्लो है तो जी फ़हीम अशरफ को ड्रॉप कर दीजिए, स्पिनर को लेके आ जाए। तो जब इस तरह की चीज़ें करेंगे तो कभी भी प्लेयर ना कॉन्फिडेंस में आएगा ना प्लेयर बनेगा। अगर आपने एक उसको रखा है टीम में तो उसको फिर लंबा खिलाएं, साथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सरकार, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप खुद एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेले हैं, आपको भी बड़े गिले शिकवे हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होता है। लेकिन मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले तक फ़हीम अशरफ आपके स्क्वाड में नहीं थे। अब वर्ल्ड कप में आपकी सारी निगाहें उनके ऊपर मरकूज़ हैं, आपने उनको अपनी उम्मीदों का महवर बना लिया है, तो ये फ़हीम अशरफ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? देखिए, नाइंसाफ़ी या इंसाफ, ये इन चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए। प्लेयर सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि कब उससे मौका मिले कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेल सके। और अब जो क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, T20 ख़ास पर ज़्यादा हो गई हुई है, अब वो वाला माहौल नहीं रहा, वो वाला सिस्टम नहीं रहा जो आज से 20-25 साल पहले था। उस वक्त हाँ, प्लेयर को ड्रॉप किया जाए तो हो सकता है कि वो कुछ और सोचे, नेगेटिव सोचे, पर अभी जो है अगर ड्रॉप भी होता है तो उसके बाद इतनी क्रिकेट उसको मिल जाती है कि उसको वो कमी पूरी हो जाती है उसकी। तो फ़हीम अशरफ के लिए यही है कि अब उसका सिर्फ एक सर्वाइवल है कि जब वो खेले, परफॉर्म करे, और ऐसा परफॉर्म करे कि जब टीम को ज़रूरत हो। जब टीम की ज़रूरत में वो परफॉर्म करेगा तो टीम की ज़रूरत बन जाएगा। तो इस तरह की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तब जाके वो फ़हीम अशरफ एक अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। तो सिकंदर साहब, हमने तय कर लिया अब शाहीन, नसीम, हारिस और चौथे पेसर के तौर पर अब फ़हीम अशरफ खेलेंगे अब बतौर ऑलराउंडर कैटेगरी में, या आपको लगता है कि नहीं, हालात व वाक़यात के साथ आपको चॉप एंड चेंज करनी चाहिए? देखो, फ़हीम अशरफ और रज़ाक में बहुत बड़ा फ़र्क है। रज़ाक जो था वो पावर हिटर था,
और ऐसा वैसा नहीं, बट तगड़ा किस्म का पावर हिटर था। पावर हिटर का मतलब ये होता है कि वक्त के ऊपर चाहे तो लंबे लंबे छक्के मार ले, वो पावर हिटर होता है। जैसे आजकल थोड़ा अभी 2 मैचों में झलकियाँ इफ्तिखार ने दिखाई हैं कि वो आखिरी तक रुका है और उसने आखिरी तक वो आके पे पावर हिटिंग की है। तो रज़ाक में वो क्वालिटी थी, ये फ़हीम अशरफ में वो क्वालिटी नहीं है। बॉलिंग में रज़ाक क्विकर था उससे, तो रज़ाक और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। और जहाँ तक ड्रॉप होना और वापस आना, ये एक खिलाड़ी के ज़िंदगी का हिस्सा होता है। आप खेलते हैं, ड्रॉप होते हैं, कम बैक करते हैं, यही एक क्वालिटी इंसान, एक बड़े क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन की होती है कि जब आपको ड्रॉप कर दिया जाता है, सारे ऑड्स आपके अगेंस्ट होते हैं, यू मेक अ कम बैक और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का कम बैक करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दैट्स मीन यू आर अ वीक पर्सन। तो फ़हीम अशरफ के लिए एक मौका मिला है, हमारे पास कोई भी ऑलराउंडर नहीं था। मैं अभी भी समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के लिए हमें ज़मान खान को रखना चाहिए, हमें 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स खिला देने चाहिए। ज़मान खान इस वक्त इस किस्म की क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप कितनी लंबी बैटिंग करेंगे कि 6 पर आपके बैट्समैन है, फिर शादाब है, फिर फ़हीम अशरफ है, तो क्या आप बैट्समैन ही डालते रहेंगे? हम हमेशा डर जाते हैं अपनी बैटिंग से। बैटिंग को उतना ही रखें 6-7 तक, फिर उसके बाद आप 4 जेन्युइन बॉलर खिलाएं अगर आप 4 खिलाना चाहते हैं। अदरवाइज़ 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, मगर अगर आप खिलाना चाहते हैं तो मैं तो ज़मान खान के वोट बात करूंगा कि उनको खेलना चाहिए। अच्छा, चूँकि आपने ज़मान खान का नाम लिया तो हाँ, मैं अब्दुल रज़ाक साहब सर हिला रहे थे, मैं इनसे सवाल करूंगा ज़मान खान का, बट मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरुआत यहीं से करेंगे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 और का जो इस वक्त फ़िलहाल स्क्वाड मौजूद है, उसमें हमारे पास जो पेसर्स हैं उनके ऊपर अगर निगाह डालने जाएँ तो शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ़ हैं, वसीम जूनियर है जिनको अभी तक इस सीरीज़ में खेलने का मौका नहीं मिला, और फ़हीम अशरफ के ऊपर अचानक एतबार बन रहा है। तो अब्दुल रज़ाक साहब, ये इस वक्त अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास हैं और लगता है कि वर्ल्ड कप में हम इनके साथ तो जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले सिकंदर बख्श बात कर रहे थे कुछ ज़मान खान के हवाले से, तो आपको लगता है कि ज़मान खान जो है उनको होना चाहिए? डेफिनेटली देखें, जिस तरह के में ज़मान खान में टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो नेचुरली है। क्योंकि कुछ बॉलर होते हैं जो नेचुरली बड़े क्लेवर होते हैं, जब हिटिंग हो रही होती है तो वो रन नहीं देते। तो उसने प्रूव भी किया है, परफॉर्म भी किया है PSL में, जहाँ बड़ा टफ़ होता है T20 में आखिरी ओवर में बॉलिंग करना। तो वो उसने प्रूव करके बताया है कि उसमें जो ऐसा पोटेंशियल है कि वो बिल्कुल नेचुरली है, तो उसमें कोई डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको सिर्फ क्रिकेट चाहिए। तो अभी देख लें बाहर की जो कितनी कंट्रीज़ हैं, उसका भी बिग बैश में भी हो रहा है, अभी इंग्लैंड भी वो खेल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो किसी को नज़र आ ही होगा ना। तो पाकिस्तान को भी चाहिए ऐसे बॉलर को साथ रखे। अगर यहाँ शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाना है, हारिस रऊफ़ को कराना है, या नसीम शाह को रेस्ट कराना पड़ जाता है या थोड़ी सी निगल्स हो जाती हैं, तो वहाँ पे ज़मान खान आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाती है इंस्टेड ऑफ मोहम्मद वसीम जूनियर। तो ये एक बड़ा अच्छा आपके पास पॉइंट है, तो उस पर थोड़ा सा रिलाई करना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, तो उसको फील होना चाहिए कि जी मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो डेथ ओवर में जिस तरह अब तक ज़मान खान ने बॉल डाला है, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का सेकंड स्पेल में बॉल करना एक मसला है। अगरचे एशिया कप में वो ये मसले के साथ हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक आम तासुर यही है कि शाहीन शाह अफरीदी के ओवर 35 से 30 के दरमियान ख़त्म करवा देने चाहिए। तो ऐसी सूरत में तो ज़मान खान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखें, ये अच्छी ऑप्शन नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी के पहले 30 ओवर में ओवर ख़त्म कर दिए जाए, ये अच्छी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कभी भी वो फिर बॉलर की पहचान हमेशा होती है आखिरी डेथ ओवर में करने में, वहाँ उसका अहम रोल होता है कि वहाँ रन रोकता है, विकेटें लेके देता है, तो फिर जाके आपकी रेटिंग बढ़ती है। अगर वो एज ए पार्ट टाइम बॉलर तो नहीं है, वो तो आपका मेन रेगुलर बॉलर है, तो उनको सही यूटिलाइज जिस तरह कर रहे हैं वो बेहतरीन है। और ज़मान खान जब खेलते हैं तो डेफिनेटली शाहीन शाह अफरीदी के साथ दूसरा तो पेसर लाजमी होता है, जैसे अब नसीम शाह कर रहे हैं, हारिस रऊफ़ करते हैं, तो वो बड़ी ऑप्शन बच जाती है। सिकंदर बख्श साहब, हम फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में हम 6 फास्ट बॉलर से जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, इसने जो एक बात कही थी रज़ाक ने कि फ़िटनेस, आप जब लगातार सारे मैच खेल रहे हैं और हमारे जितने भी 3 बॉलर्स का हम जिक्र कर रहे हैं जिन पे हम बहुत रिलाई कर रहे हैं, वो यंग हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, इसलिए कि जब आप उस उम्र के हिस्से में होते हैं ना, यंग एज होती है, तो उस वक्त आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि मैं इंजर्ड होऊंगा नहीं होऊंगा। हमने भी सारे वक्त यही देखा, मगर ये फ़िक्र शुरू होती है जब 28, 29 साल 30 साल के एज में आते हैं ना, देन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योरसेल्फ कि जी मैं अपने आप को मोहतात तरीके से अगले 4-5 साल निकालूंगा। तो ये जो बात कर रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। कभी भी किसी वक्त भी कोई ऐसे कोई इशू हो,
कि वो महसूस करे शाहीन या नसीम। देखें इस दफ़ा भी नसीम शाह जो हैं फील्डिंग के अंदर स्लाइड मारते हुए गिर गए थे, ज़मीन पर लेटे हुए थे, लोग उठा के उनको बाहर लेकर गए। तो देयर इज़ अ चांस, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसी चीज़ हो, मगर चांसेस हैं। तो उसके लिए उसको भी होना चाहिए, वसीम हो, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, या आपके प्रोग्राम ने भी बोला कि कप्तान का जो है ना रोल, वो डिफाइन करेगा पाकिस्तान को। अच्छा, आपने कप्तान की बात कर रही तो मेरा ख्याल है बाबर आजम की कप्तानी पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। बाबर आजम पिछले 3-3.5 साल से टेस्ट, वनडे, T20 में टीम पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। हम 2 साल में 2 T20 वर्ल्ड कप में सुरखरू नहीं हो सके, T20 एशिया कप में हम डिलीवर नहीं कर सके। तो बड़े मैचों में बाबर आजम की कप्तानी क्या उनका असल इम्तिहान होगी? अब ये एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। तो मैं पहले आपकी तरफ ही आ जाता हूँ सिकंदर बख्श साहब। हाँ देखिए, कप्तानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। मैंने पहले भी प्रोग्रामों में कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात, लोगों को ये बात पसंद भी नहीं आ रही कि देखें बाबर बहुत लकी हैं, उनके पास इतना ज़बरदस्त पेस अटैक है। इस पेस अटैक के बगैर जब वो कप्तानी करते हैं, कराची के किंग्स को उन्होंने कप्तानी की, पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी की, वो कहीं नहीं स्टैंड किया, उन्होंने कामयाबी नहीं हुए। और लोग कह रहे हैं कि नहीं जी उनके खिलाफ लड़कों ने बगावत की, व्हाटएवर। मगर आप अच्छे कप्तान होते हैं तो चीज़ों को संभाल के निकाल के चलते हैं, यही आपकी कामयाबी का राज है। पाकिस्तान में जो उनकी कप्तानी प्रोलॉन्ग हो गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन फास्ट बॉलर्स की वजह से है। आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, किस वक्त पे क्या कराते हैं, कैसे अटैक कराते हैं। हमने इंडिया के ख़िलाफ़ भी देखा कि 66 for 4 और उसके बाद आपने स्लिपें हटा दी और फील्ड फैला रही है। ये चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं। आपके पास अच्छी कप्तानी, स्मार्ट कप्तानी करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा 2 फास्ट बॉलर हैं तो आप उनको यूटिलाइज़ भी अच्छा तरीके से करेंगे ना। कि आपने देखा कि 2 मैच खेल लिए नसीम शाह ने, तो आप उसको रेस्ट दे के ज़मान को लिया है, फिर उसके बाद एक और रेस्ट दे, अगले मैच में आपने शाहीन को रेस्ट दे दिया, दूसरे को खिलाया, ताकि इस सिलसिले चलते रहें। आप ये पूरे मैच नहीं खेल सकेंगे। आप देखिएगा वर्ल्ड कप में बड़े तगड़े मैच हैं और सारी दुनिया से आपने खेलना है, 8-9 मैचेस खेलने और उसमें इंजरीज के चांसेस हैं। तो यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट। अब्दुल रज़ाक साहब, क्रिकेट को वैसे तो टीम गेम कहा जाता है, गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, लेकिन कप्तानी का बड़ा अमल दखल होता है। आप 2Ws की क़यादत में खेले, फिर इंज़मामुल हक की कप्तानी में खेले, लेजेंड यूनुस खान की क़यादत में आप खेले, शाहिद आफरीदी की क़यादत में आप खेले। आप इस बात को अहमियत दे रहे हैं कि अब बाबर आजम की कप्तानी जो है वो बहुत अहम जगहों पर बहुत अहम किरदार अदा करेगी? देखिए, कप्तानी असल बात होती है इंटरनेशनल लेवल पे अपने बॉलरों को, अपने प्लेयरों को यूटिलाइज़ करना, अच्छे तरीके से उनकी लुक आफ्टर करना और सब प्लेयरों के लिए एक जैसा सोचना। ठीक है। जब ये सोच आती है तो एक तो नेचुरली मोमेंटम आपके फेवर में आता है। जब आप कोई डिफरेंस रखते हैं उसके लिए या इसके लिए कि ये ऐसा ना हो, वो आ जाए, इस तरह हो जाए, तो ये बात अच्छी नहीं होती। देखिए, जब बॉलर विकेट ले रहे होते हैं, फील्डिंग अच्छी जो हो रही होती है तो कप्तानी करनी बड़ी आसान हो जाती है। जब बॉलर विकेट्स नहीं लेते हैं, फील्डिंग में थोड़े से क्लैप्स होते हैं, कैच जो छूट जाते हैं, उस वक्त सारा प्रेशर कैप्टन पे आता है। तो उस वक्त अपने आप को बड़ा काम रखना ये अहम रोल होता है कप्तानी का। और कप्तानी हमेशा मैटर करती है। और प्लेयर जो होता है ना, प्लेयर के साथ अगर आप थोड़ी सी भी नाइंसाफ़ी हो जाए, आप इवन के ये नहीं मैं कहता कि वो जानबूझ के करते हैं, ये हो जाता है क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। आपका डिसीजन जो होता है ना वो हो सकता है कि किसी को फेवर में चला जाए, किसी के ना फेवर में जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं ग्राउंड में। तो ग्राउंड में असल काम जो होता है, अब जितने प्लेयरों के साथ ये खेल चुके हुए हैं, अब हर प्लेयर की, हर बॉलर की, हर किस्म की अब साइकी को समझ चुके हुए हैं कि इस बॉलर को हमने कहाँ पे लेके आना, इसका रोल क्या है। तो अब मैं समझता हूँ अब तो बड़ी आसान चीज़ हो जाए यानी इनके लिए। अब इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कप्तानी में। कप्तानी मैटर करती है आपकी फील्ड प्लेसिंग में, बॉलरों को यूटिलाइजेशन में, ये बहुत अहम रोल होता है इसका। और इवन के बैटिंग ऑर्डर में भी आप उसमें एक अहम रोल अदा कर सकते हैं अगर आप में ज़्यादा सेंस हो तो। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद रहने का और एशिया कप, वर्ल्ड कप और डोमेस्टिक क्रिकेट पर अपनी राय देने का। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।